इस बीच महागठबंधन ने मैनिफेस्टो के पहले भाग को जारी कर दिया है। महागठबंधन के इस स्पेशल मैनिफेस्टो को नाम दिया गया है अति पिछड़ा न्याय संकल्प। इसमें अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण पर जोर दिया गया है। राहुल गांधी इस मैनिफेस्टो को अति पिछड़ा वर्ग का विजन बता रहे हैं, तो एनडीए इसे अति पिछड़े समुदाय को ठगने वाला बता रहा है। जेडीयू का कहना है कि अति पिछड़ा समुदाय महागठबंधन के झांसे में नहीं आएगा। आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, लेकिन यह बात तय है कि बिहार चुनाव में सिर्फ आरक्षण का जिन्न ही बाहर आ पाएगा। इस बीच एआईएमआईएम भी पूरी तरह से चुनावी मैदान में कूद पड़ा है। सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल न्याय यात्रा शुरू कर दी है। महागठबंधन में शामिल नहीं किए जाने पर ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर निशाना भी साध दिया है। और भी कई रंग हैं, कई तस्वीरें हैं, रिपोर्ट देखिए। बिहार चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी समर में उतर आई हैं। मतदाताओं को लुभाने के लिए उनसे चुनावी वादे भी शुरू हो गए हैं। महागठबंधन में सीटों को लेकर भले ही अब तक सहमति न बनी हो, लेकिन चुनावी वादों का पिटारा जरूर खुल गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने महागठबंधन का मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। खास बात यह है कि इस मैनिफेस्टो में अति पिछड़ा वर्ग के लिए कई वादे किए गए हैं। इस मैनिफेस्टो का नाम अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र दिया गया है, जिसके मुताबिक अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया जाएगा। पंचायत निकाय चुनाव में आरक्षण बढ़ाया जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग के लिए इसे बढ़ाकर 20 से 30% किया जाएगा। आबादी के अनुपात में आरक्षण 50% की सीमा बढ़ाने पर काम किया जाएगा। विधानमंडल से पारित कानून को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भी इसे भेजा जाएगा। नियुक्ति प्रक्रिया में नॉट फॉर सुटेबल को अवैध घोषित किया जाएगा। 25 करोड़ रुपए तक के सरकारी ठेकों में आरक्षण का प्रावधान रहेगा। ठेकों में अति पिछड़ा, SC, ST, पिछड़ी जात के लिए 50% तक आरक्षण की व्यवस्था की भी बात कही जा रही है। इसके अलावा भी महागठबंधन के मैनिफेस्टो में अति पिछड़ा वर्ग के लिए कई वादे किए गए हैं। अति पिछड़ा वर्ग के विजन की बात करते हुए राहुल गांधी ने देश में अति पिछड़ा, आदिवासी, OBC और दलितों की भागीदारी का मुद्दा फिर से उठाया। यहाँ पे नीतीश जी की सरकार कितने सालों से है? 20 सालों से है। मुझे आप बताइए, ये उन्होंने क्यों नहीं किया? ये क्यों नहीं किया उन्होंने? हम आपके साथ बैठे, मीटिंगें की, आपने बताया कि भैया ये करना है, हमने कर दिया। 20 साल उन्होंने ये क्यों नहीं किया? 20 साल के लिए इन्होंने आपको एट्रोसिटी एक्ट क्यों नहीं दिया? तेजस्वी यादव ने 17 महीने के गठबंधन की पिछली सरकार में आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 70% करने की मांग को केंद्र सरकार के ठुकराए जाने पर निशाना भी साधा। उस समय 17 महीने हम लोगों की सरकार थी, जो हम लोगों ने आरक्षण जो बढ़ाया 65%, 10% EWS यानी 75%। उस समय भी हम लोग बढ़ाने के बाद केंद्र सरकार को कैबिनेट से हम लोगों ने एक प्रस्ताव भेजा। जैसे तमिलनाडु में शेड्यूल 9 में है, अनुसूची 9 में, उसी हिसाब से बिहार में जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया है उसको अनुसूची 9 में जो है आप लोग डालने का काम कीजिए। लेकिन 11 महीने 12 महीने तक महागठबंधन का ये स्पेशल मैनिफेस्टो है। अति पिछड़ा वर्ग के लिए जारी इस स्पेशल मैनिफेस्टो को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। और आज तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, राहुल गांधी कह रहे थे कि देख रहे हैं ना यूपी में क्या हो रहा है, जात की आधार पे आपको प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जाएगा यूपी में। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। पिताजी आपके कास्टलेस सोसाइटी चाहते हैं और आप यहां कह रहे हैं जात के आधार पर प्रोटेस्ट होने चाहिए। देश में प्रोटेस्ट क्यों होने चाहिए? अगर देश में संविधान के राज के अंतर्गत गरीबों को अपना हक मिल रहा है
तो इस प्रकार से जो भड़काने वाले बयान आप राहुल गांधी दे रहे हैं, कभी हाइड्रोजन बॉम्ब और आज यूरेनियम बॉम्ब भी जुड़ गया है, मुझे लगता है इस प्रकार के बयानों से उन्हें बचना चाहिए और कोशिश चाहे कितनी भी कर ले, नेपो किड्स ही रहेंगे। कोई भी जनरेशन उन्हें पसंद नहीं करेगा। पटना में कांग्रेस की CWC की बैठक भी हुई, जिसमें पार्टी अध्यक्ष खड़गे समेत सभी वरिष्ठ नेता शामिल हुए। आजादी के बाद ये पहला मौका है जब बिहार की धरती पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है। एक तो बिहार में विधानसभा चुनाव का मौका, दूसरे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बिहार में आजादी के बाद पहली बैठक, लिहाजा NDA नेताओं को कांग्रेस पर निशाना साधने का खास मौका भी मिला। ये नेपो किड का तो जवाब दे दे। विजन डॉक्यूमेंट्स नेपो किड का है क्या? विजन डॉक्यूमेंट इनका है भारत विरोध। विजन डॉक्यूमेंट है बिहार को गाली देना। विजन डॉक्यूमेंट है रेवंत रेड्डी जो बिहार को गाली दिया उसको ला करके चिढ़ाना। विजन डॉक्यूमेंट है स्टालिन को लाना, जिसका पूरा मंत्रिपरिषद हिंदू और बिहारियों को गाली दिया, वो है विजन डॉक्यूमेंट। विजन डॉक्यूमेंट है नेपो किड का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां को, बहन को गाली देना। CWC की मीटिंग से खोदा पहाड़ निकली चुहिया जैसी तस्वीर उभर कर के आ गई है। अब एक बार फिर न्याय पत्र और क्या संकल्प अति पिछड़ों को बरगलाने के लिए नया शिगुफा। देखिए, सब कुछ बिहार के अति पिछड़ी जातियों के लोग, पिछड़ी जातियों के लोग, दलितों, महादलितों, सबको ये पता है कि कांग्रेस को 6 दशक इस देश ने दिए और कांग्रेस ने इस देश को केवल लूटा है। बिहार उनका आंतरिक उपनिवेश रहा है। बिहार में कभी उन्होंने बिहार के हितों के साथ न्याय नहीं किया। यहाँ फ्रेट इक्वलाइजेशन थोपा, यहाँ सेस रॉयल्टी के दरों में बेईमानी की, यहाँ हर पंचवर्षीय योजना में बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया। बिहार में चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी बढ़ी हुई हैं। पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, तो उधर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने किशनगंज में सीमांचल न्याय यात्रा के साथ ही चुनावी बिगुल फूंक दिया है। इस दौरान महागठबंधन में पार्टी को शामिल न किए जाने पर उनका दर्द भी छलका। उन्होंने कहा कि तेजस्वी से 6 सीटें मांगी थी, लेकिन तेजस्वी यादव की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। देखिए, अख्तरुल ईमान साहब ने खत लिखा है, फिर अख्तरुल ईमान साहब ने यहाँ के लीडर ऑपोजिशन को लेटर लिखा है। मीडिया के जरिए हमने इस बात को कहा है कि MIM पार्टी अलायंस के लिए तैयार है। और फिर अख्तरुल ईमान साहब ने अपने आखिरी खत में ये भी कहा है कि हमको अब 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है, ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी। बहरहाल राहुल और तेजस्वी ने मैनिफेस्टो के पहले भाग को जारी कर बिहार चुनाव में आरक्षण को फिर से हवा दे दी है। महागठबंधन के लिए चुनावी दौरा में आरक्षण का कार्ड नई बात नहीं है। इसके पहले भी चुनाव में आरक्षण का मुद्दा महागठबंधन ने छेड़ा था, लेकिन सत्ता हासिल करने में कामयाबी नहीं मिली। इस बार आरक्षण का जिन्न महागठबंधन को जीत का तथास्तु कहेगा या फिर हश्र पिछले चुनाव जैसा ही होगा, कहना जल्दबाजी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी मुद्दे को लेकर, पिछड़ा और अति पिछड़ा को लेकर हम लोगों के बीच गए, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश की और हमने एक सर्वे किया। हम ये जानना चाहते थे कि आखिर लोग इस पर क्या मानते हैं। सर्वे में हमने कुछ सवाल पूछे। जो सवाल पूछे वो उस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि बिहार में महागठबंधन के पहले चुनावी घोषणा पत्र में EBC यानी कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए वादों के पिटारे पर आपकी राय क्या है। अति पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश 35% लोग ये मानते थे। 38% लोग ये मानते थे कि चुनावी हथकंडा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। 27% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने पूछा, महागठबंधन के अति पिछड़ा वर्ग कार्ड से किस सियासी दल को नुकसान होने का अनुमान है। 37% लोग ये मान रहे थे कि बीजेपी को इससे नुकसान होगा।
23% ये लोग मान रहे थे कि जनता दल यू को इससे नुकसान होगा और 10% अन्य लोग थे जो मान रहे थे कि बाकी किसी अन्य को नुकसान होगा और 30% ऐसे लोग थे जो कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, क्या महागठबंधन का अति पिछड़ा वर्ग कार्ड बिगाड़ पाएगा? पिछले वर्ग का जो सियासी समीकरण है उसे बिगाड़ देगा? 43% लोगों ने कहा कि बिल्कुल ये समीकरण बिगाड़ देगा। 38% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है और 19% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। इस पर हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मनीष पांडे जो कि प्रवक्ता बीजेपी हैं, डॉक्टर सूरज मंडल कांग्रेस प्रवक्ता हैं, सारिका पासवान प्रवक्ता आरजेडी हैं। सबसे समझने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष पांडे साहब के पास चलूंगा। मनीष पांडे जी, ये जो पहले पिछड़ा वर्ग, उसके बाद अति पिछड़ा वर्ग, जिसकी जितनी जाति उसका उतना आरक्षण, ओबीसी के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए लगातार राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं। अब एक बार फिर से अगर अति पिछड़े वर्ग को न्याय दिलाने की बात बिहार विधानसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी कर रहे हैं तो किसे फायदा, किसे नुकसान? देखिए मनोज जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो मुझे लगता है कि शायद अगर जाति की बात राहुल गांधी कर रहे हैं बिहार में आकर, तो राहुल गांधी को पहले अपनी जाति बतानी चाहिए कि वो किस कैटेगरी में आते हैं। और अगर हिस्सेदारी और भागीदारी की बात आती है तो उस हिस्सेदारी और भागीदारी के अनुसार उनकी क्या हिस्सेदारी होती है और कितनी भागीदारी उनको मिलनी चाहिए राहुल गांधी। तो मुझे लगता है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना दिखा कोई, जो दिल ढूंढा अपना मुझसा बुरा ना कोई। तो भाई जो ज्ञान बांटने बिहार आए थे 85 वर्षों के बाद, जिन लोगों को बिहार की सुधि 85 वर्षों तक नहीं आई, अब राहुल गांधी जी को क्या कहें जब इनके पिताजी को नहीं आई, इनके दादी को नहीं आया, इनके नाना को नहीं आया, तो मैं राहुल गांधी को क्या दोष दूंगा? क्योंकि गलतियां तो बड़ी ऊपर से होती आई हैं और आज तक हो रही हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा मनोज जी, देखिए मुद्दे होते हैं, चुनाव आते हैं, कई मुद्दे आते हैं, कई मुद्दे जाते हैं, लेकिन जनता के पास, जनता के साथ सरोकार रखने वाले जो मुद्दे हैं वो जनता के पास अभाव होता है। अब बिहार में पिछले 20 वर्षों में बिहार की जनता ने क्या खोया और क्या पाया, यह बिहार की जनता बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस करती आ रही है। भाई अति पिछड़ा आयोग जिन लोगों ने, पिछड़ा आयोग जिन लोगों ने नहीं बनाया, जिन लोगों ने एक आरक्षण नहीं दिया, जो 75-70 वर्षों तक सत्ता में बने रहे, इसके बावजूद भी अब इनको याद आ रही है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आपके याद आने से पहले मैं बता दूं, उनको पता भी है कि बिहार के एक एक लोगों को न्याय मिल रहा है, एक एक पिछड़ा को, एक एक अति पिछड़ा को, एक एक दलित को, एक एक महादलित को जो उनका हक होता है, जो इनके साथ उनका अधिकार बनता है, वह अधिकार आज की एनडीए सरकार दे रही है। इसीलिए ये बिहार के लोग समझ रहे हैं कि जिन लोगों को 85 वर्षों तक बिहार की याद नहीं आई, अब जब चुनाव आया है तब बिहार में आकर कर रहे हैं। और इतना ही नहीं है, मैं तो साफ साफ कहता हूं, देखिए ये नूरा कुश्ती पूरी आपस में हो रही है। इसका ना तो बिहार की जनता से कोई संबंध है और ना ही भाजपा या एनडीए की सरकार से कोई संबंध है। राहुल गांधी आज जो भी कर रहे हैं, देखिए कल दिन अगर तेजस्वी यादव घोषणा कर दें कांग्रेस की सीट का, तो ये सारा चीज जितना है ना सब बंद हो जाएगा और कांग्रेस कान में तेल देके घर में सो जाएगी। तो इनको चाहिए कुछ नहीं, इनको सिर्फ 70 सीटों का है, अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रही है कि हमको दे दो नहीं तो तुम्हारा खेल बिगाड़ देंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए बताते हैं, दो विषय है जिसकी ये लोग शुरू से राजनीति करते आ रहे हैं। एक तो गरीब के नाम की राजनीति और दूसरा मुसलमानों के नाम की राजनीति। ये राजनीति ये बिहार में आकर उसका प्लेटफॉर्म खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक या तो वो वाला जिसमें गाली गलौज यात्रा जो हो गई थी पूर्ण, अब आए हैं या जातीय आधार पे बिहार को उकसाने की कोशिश करने के लिए। लेकिन देखिए बिहार विकास की शपथ ले चुका है, बिहार को विकास की शपथ ले चुका है लगातार 20 साल से। आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं। डॉक्टर सूरज मंडल मेरे साथ मौजूद हैं। सूरज मंडल साहब, मनीष पांडे कहते हैं कुछ नहीं हो पाएगा, आप कुछ भी करते रहिए। देखिए दिक्कत क्या है कि वो खुद इतनी बात कर रहे हैं, 85 वर्ष बाद याद आया।
जो अभी याद आया है वो यह याद आया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। मंडल कमीशन रिपोर्ट नहीं लागू हो, इसके लिए भाजपा जितनी प्रयास कर सकती थी, जितना हथकंडे अपना सकती थी, उन्होंने किया। अब अति पिछड़ों को भी न्याय नहीं मिले, उसके लिए भी वो आधार तैयार कर रही है। यहाँ पर प्रश्न है कि पिछले ही कुछ दिनों पहले, कुछ 1 वर्ष पहले बिहार में जाति सर्वे हुआ है और उसमें सिर्फ जाति का सर्वे नहीं हुआ है, उसके साथ साथ यह भी बताया गया कि प्रत्येक जाति का क्या आधार है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, और जिसमें यह देखा गया कि कुल मिलाकर अति पिछड़े जो हैं, जो सर्वाधिक संख्या में हैं, उनकी सबसे गंभीर स्थिति है, साथ ही दलितों की गंभीर स्थिति है, पिछड़ों की है। तो उनको न्याय मिले, अगर न्याय की बात होती है तो यहाँ दिक्कत हो जाती है भारतीय जनता पार्टी की। और उन्होंने कहा कि सीट का बंटवारा, सीट का बहुत आराम से तो महागठबंधन में बंटवारा हो रहा है, ये वो भी देख रहे हैं। दिक्कत तो उनके यहाँ है कि जदयू और भाजपा के बीच में अभी बात नहीं बन रही है। साथ साथ वहाँ चिराग पासवान है जो कहते हैं हम हर सीट पे लड़ेंगे, उधर बाकी भी जो छोटे छोटे दल हैं उनकी भी वही हालत है। तो मेरे हिसाब से जो अभी राहुल गांधी गए तो उन्होंने अगर बिहार को याद किया तो इसके लिए किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। इसके पहले जो यात्रा थी वो सब देख रहे थे कि इस प्रकार 65 लाख लोगों के वोट के अधिकार को छीन लिया गया, बेईमानी रोज उसमें पता चल रहा है। और अभी तो सबसे गंभीर बात उन्होंने अभी उन्होंने कहा कि जो इनके जो उप मुख्यमंत्री हैं उनका असल नाम क्या है, वो भी एक किसी सियासी दल ने अभी किया एक संवाददाता सम्मेलन और बताया कि उनके कई नाम हैं, उन पर कई तरह की बातें हैं। और दूसरे अशोक चौधरी साहब जदयू के हैं, उन पर तो अलग आरोप लग रहा है, हालांकि उन्होंने उस पर उसे लेकर तो भारतीय जनता पार्टी में बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई, क्योंकि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं आर.के. सिंह, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया, गंभीर आरोप अपने ही नेता, अपने ही मुख्यमंत्री पर लगा दिया। मैं मनीष जी आपके पास आता हूं, लेकिन सारिका जी भी हैं और महिला प्रतिनिधि हैं, तो महिलाओं को हमको बराबर की हिस्सेदारी देनी ही पड़ेगी, उनके साथ अन्याय हो जाएगा। सारिका जी, आपकी राय। नहीं, देखिए मनोज जी, जब बिहार में जाति आधारित गणना बढ़ाई गई, उसमें 65% आरक्षण की मांग की गई, तो लगातार हम कह रहे थे कि भाई आरक्षण के बढ़ाए गए दायरे को नवी अनुसूची में डाल करके उसे सिक्योर किया जाए। हालांकि केंद्र सरकार हमारी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती थी, और इस कारण से जब हम गठबंधन में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ बिहार में थे, तो ये बात बड़े ही मजबूती के साथ तेजस्वी यादव जी ने रखी थी कि गठबंधन धर्म का सबसे पहला यही होगा काम कि बिहार में जाति आधारित गणना होगी, और हुई भी, और आरक्षण का दायरा को बढ़ाया भी गया। अब देखिए, चुनावी समय में तो भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐलान किया कि पूरे देश में जाति आधारित गणना कराएंगे। जब उन्हें इतनी ऐतराज है इस बात से कि हम आरक्षण को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने ये घोषणा क्यों की? भाई देखिए, ये बिल्कुल अधिकार की बात है कि जिसकी जितनी आबादी है उसकी आबादी के अनुरूप में उनको आरक्षण बिहार में उनकी भागीदारी पूरे देश में होनी ही चाहिए। और इसकी लड़ाई हम लोग पहले दिन से बिहार में और पूरे देश के लिए हम तो चाह रहे हैं कि ये सुविधा हो, उपलब्ध हो। हर एक जाति जो आज भी मुख्यधारा में नहीं आ पाई है, या वो जातियां जिनकी संख्या अधिक है और उनकी संख्या के मुताबिक उनको अधिकार नहीं मिल रहे हैं, उनकी भागीदारी नहीं मिल रही है, उनकी जो है भागीदारी और अधिकार जो है वो तय हो। अब भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ लगना उचित है, तकलीफ, क्योंकि ये इन्होंने तो हमेशा से ही इन्हीं जातियों को साध करके, सता करके राजनीति करने का काम किया है, तो तकलीफ इनको लगनी है। ये कह देते हैं कि भाई कर्पूरी ठाकुर जी को हमने ये दिया, हमने वो दिया, लेकिन ये भूल जाते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रताड़ित भी इन्हीं लोगों ने किया था। किन किन नामों से इन्होंने संबोधित किया था, अगर मैं उनको याद दिला दूं तो शायद ये शर्म से पानी पानी हो जाए, या शायद ना हो, क्योंकि ये तो इनकी परिपाटी रही है, ये तो इनके डीएनए में रहा है। ये दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, महिलाओं को हमेशा से ही इन्होंने हे दृष्टि से देखा है। लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी सर्वप्रथम जिन्होंने कि आरक्षण की बात की ही नहीं, उससे उन्होंने उसको लागू करवाया, उनके बारे में कैसी बातें कहा करते थे कि ये आरक्षण कहां से आई, कर्पूरिया के माई भी आई। ये किसके शब्द थे भाई?
ये आप ही के तो शब्द थे, ये आप ही के नफरती शब्द थे जो आपने कर्पूरी ठाकुर जी के लिए इस्तेमाल किया, और कई ऐसे शब्द हैं। ये तमाम जिनको सारी मैं बोलना चीजें हैं नहीं तो चुनाव चाहूंगी। में सारिका जी निकल कर आएगा, लेकिन मनीष पांडे में उनके पास चलता हूं। मनीष जी, बिहार की सरकार ने जातिगत सर्वे कराया, जातिगत सर्वे कराया तो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग अगर दोनों को मिला दिया जाए तो करीब करीब 63%, 63% भागीदारी निकली है बिहार की आबादी में। अब अगर इसकी मांग उठ रही है कि साहब आपने जातिगत सर्वे तो करा लिए, दीजिए जिसकी जितनी आबादी उसके उतना आरक्षण। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगा हाँ। कि अभी तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने सिरे से खारिज कर दिया, बड़ी तारीफ कर रहे थे। राहुल गांधी ने सिरे से खारिज कर दिया था जातीय गणना जो यहाँ पर हुई, उसको उन्होंने क्या कहा था, ये आप इस पर आपको तो थोड़ा सा टोकना चाहिए था मनोज जी, मुझे थोड़ा सा खेद है, क्योंकि शायद वो भूल गए होंगे, तो उनको याद कराना चाहिए कि उन्होंने तो इसको नकार दिया था, ये ठीक हुआ ही नहीं है। आज उसको सही मान के या उसी विषय को, उसी को तथ्य मान के हम डिबेट करने बैठे हैं। तो क्या राहुल गांधी सही है या राहुल गांधी गलत है या गणना गलत हुई है? पहले तो इस पे बहस हो जानी चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो मैं भी नहीं चाहता, चलिए कोई बात नहीं है, डिबेट आपको चलाना है। दूसरी बात है, कर्पूरी ठाकुर की बात वो लोग कर रहे हैं जिन लोगों ने कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों को ही तिलांजलि दी थी। भाई दो बात है यहाँ मनोज जी, बड़ा मैं गंभीर रूप से कहना चाहता हूं। भाई आरक्षण किसके लिए है? जो लोग विकास की मुख्य धारा में नहीं आ पाए, आरक्षण तो उसके लिए है ना। जो लोग पीछे रह गए आजादी के इतने वर्षों के बाद भी, आज विकास उन तक हम नहीं पहुंचा पाए। राजनीति मनीष जी मैं आपको रोकना चाहता हूं, मनीष जी मैं आपको रोकना चाहता हूं। असल में जिस आरक्षण की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिस आरक्षण की हम चर्चा करेंगे, एक बार उसको टीवी स्क्रीन पर दिखा देते हैं कि किसकी कितनी संख्या और कितनी किसकी हिस्सेदारी। एक बार मेरे सामने मैं चाहता हूं अपने कैमरामैन साथी को कि एक बार दिखाएं कि बिहार विधानसभा में जो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, जिनकी दोनों की आबादी मिलाकर करीब 63% का जिक्र किया जा रहा है। और मैं आपको यह भी बता दूं, यहां पर एक बार चर्चा कर लेते हैं, बिहार विधानसभा का जो चुनाव 2020 का है, उसमें पिछड़ा वर्ग का आखिर वोटिंग पैटर्न क्या रहा है, ये एक बार देख लेते हैं। पिछड़ा वर्ग का जो वोटिंग पैटर्न है, यादव समाज जो महागठबंधन को 83% और एनडीए को 5, एलजेपी को 2, ये सीटों का समीकरण है। जो सीट है ये उनका समीकरण है। यादव समाज की, कुर्मी समाज की जो सीटें हैं वो 11 महागठबंधन को, 81 एनडीए को सीट है, और इसके साथ साथ 3 सीट एलजेपी को और 1 जीडीएसएफ को और 24 अदर्स को हैं। जो कुर्मी समाज का जिक्र हमने किया, कोयरी समाज का जिक्र कर लेते हैं। महागठबंधन 16, एनडीए 51, एलजेपी 6, जीडीएसएफ 8 और अदर्स 18। इसके साथ साथ अन्य का जिक्र कर लेते हैं, 18 सीटें महागठबंधन को, 58 एनडीए को, 4 एलजेपी को और जीडीएसएफ 3 और अदर्स को 18। ये पूरा एक समीकरण है। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि जिस अति पिछड़ा वर्ग की बात हम कर रहे हैं, उसमें करीब 112 जातियां आती हैं। कितनी? 112 जातियां आती हैं। और 112 जातियां जो आती हैं, उन 112 जातियों में करीब 100 जाति ऐसी हैं जिनकी आबादी करीब 1% के आसपास है, 1% के आसपास है। और उस 1% में 12% जो जातियां हैं वो ज्यादा है। लेकिन अब ये अति पिछड़ा और पिछड़े वर्ग की स्थिति बनी हुई है। विस्तार से फिर चर्चा करेंगे, तमाम समीकरणों का जिक्र करेंगे। फिलहाल मैं शुक्रिया करना चाहता हूं सभी मेहमानों का जो इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। बहुत गंभीर विषय है, लगातार हम इस पर चर्चा करते रहेंगे क्योंकि एक बड़ा विषय आरक्षण का निकल कर आ गया, खासकर अति पिछड़े वर्ग का। फिलहाल रुकेंगे यहां पर कुछ पलों के लिए, आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ।